Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 4 of this unit, that is the unit number 1. So हम आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 4, हमारा यूनिट नंबर 1. ओके, बेसिक साइंस जो हमने पढ़ रहे हैं उसमें फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं हमें उसका यूनिट 1 है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. इसका लेक्चर नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं. तो एक्चुअली हम लोग क्या देखने वाले हैं इसमें लेक्चर नंबर 4 में हम लोग देखने वाले मेन टॉपिक है हमारा एरर्स. ओके, एरर्स क्या होते हैं, किस तरह से जनरेट होते हैं, उसके मेथड्स कौन से और कैसे कैसे टाइप्स है, उसके टाइप्स कौन से और टाइप्स के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि वो मिनिमाइज़ करने के लिए कैसे मेथड यूज़ करते हैं, कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं उसको. ओके, तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे. फिर लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन बैंक्स देख लेंगे, कुछ क्वेश्चन देख लेंगे किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं. ओके, उससे आइडिया मिल जाएगी कि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके, सो नाउ वी हैव टू प्रोसीड फर्दर. तो देखो फर्स्ट स्लाइड है हमारी, दैट इज एरर्स. तो पहले इंट्रोडक्शन है एरर्स का, मतलब एक्चुअल एरर में होता क्या है. आपने कंप्यूटर यूज़ करते हो, कंप्यूटर में कई बार रहता है कि कुछ गलत, अगर हम लोग कुछ की पेस्ट रखते हैं या फिर गलत प्रोसेस हो जाती है तो एरर आता है. ओके, कुछ कभी कभी एरर आया तो क्या हो गया, आगे की प्रोसेस रुक जाती है. तो वो टाइम पे ऐसा कोई तो सिंबल दिखाया जाता है या फिर ऐसा लिख के भी आता है कहीं पे, उप्स करके लिख के आता है. ओके, इसका मीनिंग क्या है, मतलब कि आपकी प्रोसेस रुक गई, वहाँ पे प्रोसेस रुक देता है, मतलब रुकावट एक तरह का बीच में आ जाता है, प्रॉब्लम जैसा आ जाता है, मतलब बोलते हैं ना हम लोग, मतलब कोई गलती जैसी. ओके, वहाँ पे आ गया एरर आ गया, मतलब वहाँ पे रुकना पड़ेगा, उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा. मतलब एक तरह का ना, बोलते हैं ना किसी भी चीज़ में वो एक ना अनवांटेड पार्ट है, उसे एरर बोला जाता है, कि जो हमें ज़रूरत नहीं है पर फिर भी आ गया वो. ओके, उस चीज़ को बोला जाता है एक्चुअल में एरर. अगर सिंपल लैंग्वेज बोला जाए तो अनवांटेड पार्ट रहता है कोई भी चीज़ का, उसे एरर बोला जाता है. कि जो एक्चुअल में हार्मफुल तो है, मतलब भले ही वो कम भी हार्म करता हो लेकिन हार्मफुल है, तो उसे निकालना ही अच्छा है. उसके साथ वर्किंग करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसको निकालना पड़ता है. ओके, नहीं तो आगे हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो जिस तरह से ये एरर का सिंपल हम लोग बोल सकते हैं. देन उसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है एरर्स का. तो देखो एरर्स का यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है. द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू मीन्स एक्चुअल वैल्यू जो है उसे एंड मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज एरर इन मेजरमेंट. मतलब हम लोग मेजरमेंट करते हैं, अगर कुछ भी मापते हैं, ओके ना, जब भी नापना चालू करते हैं कुछ भी, तो वो टाइम पे क्या रहता है, उसमें दो तरह की वैल्यूज निकलती है. दो तरह की वैल्यूज मतलब कैसी रहती है, एक उसकी एक्चुअल वैल्यू रहती है, मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू जो एकदम स्टैंडर्ड वैल्यू रहती है वो, और एक जो हम अभी मेजर कर रहे हैं वो एक वैल्यू निकलेगी. तो दोनों वैल्यूज़ के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है उसको हम लोग ट्रू वैल्यूज बोलते हैं. ओके, तो ये ट्रू वैल्यू आ गई. तो ट्रू वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू है, ओके, तो ये यहाँ पे मैं मेजर्ड वैल्यू लिख देता हूँ. ठीक है, यहाँ पे ये है हमारी मेजर्ड वैल्यू. तो ये दोनों का जो डिफरेंस बनेगा, ओके, ये जो है मेजर्ड वैल्यू, तो इन दोनों का जो डिफरेंस बनेगा वो एक्चुअल में क्या रहेगा, हमारा एरर. तो ये एरर का डेफिनेशन है. ओके, ट्रू माइनस मेजर्ड, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. ट्रू वैल्यू मतलब एकदम एक्चुअल वैल्यू रहेगी वो, माइनस हमारी जो अभी प्रैक्टिकली जो हमने वैल्यू अभी कैलकुलेट की हो, कैलकुलेट मतलब मेज़र की, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया गया हो या फिर किसी भी और चीज़ से कोई मेथड से मेज़र किया गया हो, तो वो वैल्यू. तो दोनों के बीच के जो डिफरेंस बचेगा वो एक्चुअल में क्या है, अनवांटेड वैल्यू आ गई है. ओके, ट्रू वैल्यू जो है उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, जो हमारा जो वैल्यू है वो. ओके, तो ये क्या हो गया, फिर वहाँ पे वो एरर आ गया, जो एक्स्ट्रा वैल्यू जो है वो एक्चुअल में एरर रहेगी. ओके, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं एरर. ओके, तो जो एक्स्ट्रा जो वैल्यू है वो अनवांटेड वैल्यू, वो हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा ट्रू वैल्यू जो अगर कंसिडर कर लो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, अगर उससे हम लोग उसकी एक्चुअल वैल्यू ट्रू वैल्यू जो है वो 9 है, और हम अगर मेज़र कर रहे हैं वो वैल्यू बन रही है 10. ओके, तो 9 माइनस अगर 10 करते हैं तो इक्वल टू बन जाता है -1. तो -1 इज दी आवर एरर. ओके, जो हमारी एरर की वैल्यू है वो -1 यहाँ पे बन रही है, क्योंकि ये अनवांटेड वैल्यू क्रिएट हो रही है जो हमें अभी ज़रूरत नहीं है हमारे मेजरमेंट में, फिर भी वो आ रही है, तो इसलिए उसको हम क्या बोल सकते हैं, एरर बोल सकते हैं. ओके, इस तरह से ये एरर का एक्चुअल डेफिनेशन होता है. द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज द एरर इन द मेजरमेंट. ओके, और अभी देखो कुछ दो पॉइंट्स दिखे, वो क्या लिखा हुआ है,
फॉर लेस एरर मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट। मतलब एक्यूरेट मतलब क्या रहता है कि ट्रू वैल्यू के एकदम पास में जो वैल्यू रहती है उससे एक्यूरेट बोला जाता है। मतलब अगर ये जो अगर 9 अगर ट्रू वैल्यू है तो अगर हमारी मेजर्ड वैल्यू अगर 9.1 आ रही है या फिर वो 9.5 आ रही है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है 9.1 9.5 ये सब वैल्यूज़ क्या हो गई है, वो एक्चुअल में एक्यूरेट है। ये 10 वैल्यू से 10 से तो वो ज़्यादा एक्यूरेट है ना, क्योंकि वो बहुत पास में ट्रू वैल्यू के। तो हम लोग बोल सकते हैं वो बहुत एक्यूरेट वैल्यूज है। 8.9 हो जाए या फिर 9.1 हो जाए तो ये सब ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ये बहुत एक्यूरेट है। ओके, अगर 10 अगर कैसे करो तो 10 के बीच में और 10 माइनस 9 अगर करेंगे तो वो डिफरेंस 1 का हो जाता है, 1.0 का। और अगर 9.1 या -9 करेंगे तो फिर वो डिफरेंस सिर्फ 0.1 का डिफरेंस हो जाता है, मतलब बहुत क्लोज है। तो इसलिए उसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक्यूरेट वैल्यू है वो। ओके, उसको एक्यूरेट मोर एक्यूरेट बोल सकते हैं उसको। ओके, तो अगर एरर कम चाहिए हमें तो क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट। तो ऐसे हमें बहुत एक्यूरेट वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी उसकी, तो हमारा एरर बहुत कम रहेगा उसमें। देन नेक्स्ट क्या है, एरर्स कैन नॉट बी इलिमिनेटेड बट दे कैन बी मिनिमाइज। मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट कंसिडर करो, कोई भी कुछ भी कैलकुलेशन जैसा कुछ भी, तो उसमें पूरी तरह से एरर हम इलिमिनेट तो नहीं कर सकते, पूरा निकालना बहुत मुश्किल रहता है, बहुत इम्पॉसिबल टाइप ही रहता है एक तरह का। बट उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ करके हम मिनिमाइज करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ है ना उसमें ना थोड़ा तो एरर आ ही जाता है, मतलब ऐसे रहता है। कोई इंस्ट्रूमेंट हो कुछ भी हो उसमें थोड़ा तो एरर आ ही जाता है, बट उस एरर को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, कम से कम हम लोग कर सकते हैं उसको, बट पूरी तरह से इलिमिनेट करना बहुत मुश्किल है। ओके, मोस्टली हम लोग जो लैब में इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करते हैं ना, जो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट रहते हैं या फिर कोई छोटे भी इंस्ट्रूमेंट रहेंगे ना, तो उसमें भी एक्यूरेसी के लिए बहुत हमें मेहनत करनी पड़ती है। मोस्टली फिजिक्स जैसी चीज़ें ना या फिर इंजीनियरिंग में भी जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं तो उसमें हर एक प्रैक्टिकल में जो सेटअप रहता है उसको लाना ही में टाइम बहुत ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज कि उसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। अगर एक्यूरेसी लानी है तो उसमें टाइम स्पेंड करना पड़ता है। ओके, तो ये चीज़ होती है क्योंकि ये एरर्स पहले रिमूव करने पड़ते हैं उसमें से, और एरर्स पूरी तरह से रिमूव नहीं होते बट वो मिनिमाइज किए जा सकते हैं। और मिनिमाइज जितना एरर रहेगा उतना हमारे कैलकुलेशन में अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके, क्योंकि हमारे अगर कैलकुलेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और हमारा एरर बहुत कम है तो वो मैटर नहीं करता। बट अगर हमारी कैलकुलेशन की वैल्यू भी बहुत कम है और हमारे एरर लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहा है कैलकुलेशन से वैल्यू से, तो हमारा पूरा आंसर डैमेज पूरा ख़राब हो जाएगा, उसमें कुछ मीनिंग नहीं रहेगा, वो मीनिंगलेस हो जाएगा कैलकुलेशन। So that's the reason we have to remove the error. Okay, so removal of error is also बहुत important, so important process. So errors cannot be eliminated but they can be minimized. वो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि errors को हम लोग एक्चुअल में eliminate पूरी तरह से नहीं कर सकते बट उसको मिनिमाइज करना पॉसिबल है। ओके, तो यही हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे कि किस तरह से इसको मिनिमाइज किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि ये याद रखो कि एक्चुअल में एरर होता क्या है, जो अनवांटेड पार्ट रहता है इजी लैंग्वेज में अगर बोले तो वही चीज़ है वो एरर में, और उसको अगर हम साइंटिफिकली उसको लिखे तो क्या रहता है वो, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ओके, दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है उसी को बोला जाता है एरर। ओके, ट्रू माइनस मेजर्ड, इतना याद रखो। ओके, इसको हम लोग एक्चुअल में बोलते हैं एरर। ओके, और इसको अगर हमें कम एरर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमारी मेजरमेंट है उसको बहुत एक्यूरेट बनाना पड़ेगा। एक्यूरेट मतलब क्या रहेगा, हमारी जो ट्रू वैल्यू है उसके बहुत क्लोज हमारे जो रीडिंग्स आएंगे बहुत सारे, अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद रीडिंग्स आएंगे हमारे। ओके, तो रीडिंग्स में से क्या ट्रू वैल्यू के सबसे क्लोज जो रीडिंग रहेगा ना उसे हम लोग चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत एक्यूरेट रहेगा, जितना क्लोज उतना एक्यूरेट। ओके, ट्रू वैल्यू के जितना क्लोज होगा उतना एक्यूरेट रहेगा वो, ऐसे बोल सकते हैं। तो मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट। ओके, मेजरमेंट शुड बी मोर एक्यूरेट। देन लास्ट हमने देखा कि ये कि ना मेन उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते और उसे मिनिमाइज करना पड़ेगा। ओके, मिनिमाइज लेकिन कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रहते तो एलिमिनेट करना मुश्किल रहता है। ओके, पूरी तरह से एरर्स एलिमिनेट नहीं किए जा सकते क्योंकि इतनी एक्यूरेसी लाना बहुत मुश्किल काम है। कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट लाया भी जाता है क्योंकि बहुत ज़रूरत भी रहती है उसकी, तो हम लोग इसलिए उसको मिनिमाइज करने का हमेशा ट्राई करते रहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी एरर्स। ओके, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि एरर्स एक्चुअल में होते क्या है और उसका क्या मीनिंग रहता है, उसमें कैसे कैसे उसको कम किया जा सकता है। तो अभी हम लोग आगे क्या देखेंगे, इसमें टाइप्स कौन से होते हैं एरर्स के, कैसे उसके टाइप्स डिवाइड, उसको क्लासिफिकेशन
कैसे कैसे किया गया। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड इज टाइप्स ऑफ एरर। तो अभी देखो एक से टाइप्स क्या क्या है, हमने एरर्स तो पूरा देख लिया। देखो अभी क्या पता है एरर्स के बारे में, तो पता चल गया कि एक्चुअल डेफिनेशन क्या है उसका और क्या चीज़ है। अभी एरर्स में भी टाइप्स है अलग अलग। तो देखो एरर्स में टाइप में देखो एक है इंस्ट्रूमेंटल एरर, ये पूरा एक वर्ड है। ओके, इंस्ट्रूमेंटल। ओके, इंस्ट्रूमेंटल एरर जो एक्चुअल में समझ ही जाता है, नाम से पता चलता है। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या रहता है, कोई भी अपरेटस, कोई भी हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट लैब में यूज़ करते हैं वैसे इंस्ट्रूमेंट, तो उसके वजह से भी एरर क्रिएट होते हैं। तो उसमें देख स्टडी करेंगे हम लोग। देन सिस्टमेटिक एरर, ये भी एक्चुअल में इंस्ट्रूमेंट जैसा ही रहता है, बट एक अलग ही चीज़ का रहता है कि सिस्टमेटिक, वहाँ पे कुछ सिस्टम में एक हमारे स्टेटिंग या फिर कुछ गलत हो जाता है तो वो बनता रहता है। ओके, देन ये क्या है, रैंडम एरर। रैंडम एरर मतलब इसका नाम में देखो रैंडम, रैंडम मतलब क्या हो गया, कहीं पे भी। ओके, कहीं पे भी एरर आ सकता है इसका, मतलब हमारे जो रीडिंग्स निकाले हमारे कहीं पे बीच में एरर आ सकता है कुछ भी। ओके, तो इसलिए रैंडम बताया गया। तो अभी एक हम लोग स्टडी करेंगे ये एक्चुअल में सब होता क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है, सिस्टमेटिक एरर क्या है, रैंडम एरर क्या है, ये सब एरर्स को अभी हम लोग वन बाय वन यहाँ पे आज स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो फर्स्ट क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर एक्चुअल में है क्या, देखो दिस एरर्स आर ऑकर्स ड्यू टू द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। तो इसका मेन इंस्ट्रूमेंट देखो यहाँ पे मेन वर्ड आ गया फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, दैट इज ड्यू टू द फॉल्टी कंस्ट्रक्शन एंड कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, तो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें कुछ तो फॉल्ट है, जिसमें कुछ तो गलत चीज़ लगाई हुई है, कहीं पे नट उसका टाइट नहीं है, एकदम लूज है, या फिर कुछ उसका एंगल मूव नहीं हो रहा है, या फिर उसमें एंगल्स में कुछ मिस्टेक है। तो ऐसा कुछ पहले से ही अगर उसमें मिस्टेक है तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। जैसे हम अगर स्टॉप वॉच कंसिडर करें, स्टॉप वॉच में भी अगर वो जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा है, किसी और एंगल से हो रहा है, या फिर कुछ हम लोग अगर इसमें हो, या फिर ये जो है इसका जो इसका बोलते हैं ना, ये जो की जैसा है। ओके, तो वो कहाँ पे जाएगा, अगर आगे चला गया इसका तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे बाकी के भी इंस्ट्रूमेंट दिखाए गए देखो। ओके, सो ये हर एक इंस्ट्रूमेंट का देखो अलग रहता है। वेट का अगर कंसिडर करें, वेट में भी अगर उसमें पहले से अगर कुछ एक्स्ट्रा वेट दिखा के रहा होगा तो भी उसमें वो एरर जैसा आ गया। ओके, मतलब फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट जैसा हो गया। ओके, इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ तो फॉल्ट होगा अगर पहले से, तो भी प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, जैसे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आजकल निकले हुए, बट उसका अगर रजिस्टेंस में अगर ठीक से अगर चेंज नहीं बता रहा है उसमें, तो वो भी हो गया, फॉल्ट हो गया उसके अंदर का एक, तो उसको फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। दैट इज ड्यू टू दी फॉल्टी कंस्ट्रक्शन एंड कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो कैलिब्रेशन एक्चुअल में चीज़ क्या होती है, अगर आपके पास घर में कोई भी इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, घर में लैब में जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं, तो उसके ऑलरेडी बहुत सारे टेस्टिंग किए जाते हैं, उस पर ऐसे एक मार्किंग बनाया जाता है। ओके, ओके टेस्टेड ऐसा मार्किंग रहता है, ओके टेस्टेड ऐसा। तो उसका मीनिंग भी कुछ वो ऐसे ही नहीं लिखा जाता ओके टेस्टेड किसी भी चीज़ पे, उस पर बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं उस पर। ओके, उस पर बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, उसका कैलिब्रेशन एक्चुअल में किया जाता है। कैलिब्रेशन एक्चुअल में क्या चीज़ रहता है कि उसका वो पॉइंट वो लोग फाइंड कर लेते हैं कि मतलब उस पर हम लोग जैसे ही वेट, कोई भी अगर वेट का है, वेट मशीन अगर कंसिडर कर ले, वेट अगर मेजर करेगा, तो जब भी उस पर कुछ भी वेट अगर अप्लाई नहीं किया है तो हमेशा जीरो ही होना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ रहती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ओके, अगर हम लोग भी अगर वेट मशीन का रहता है, उसमें एक बटन रहता है मालूम कैलिब्रेशन के लिए, जो एक्चुअल में जीरो का काम करता है। अगर वो प्रेस करते हैं हम लोग तो वो क्या हो जाता है, रीडिंग हमारा क्या दिखाता है, 0.0000 ऐसा सब दिखाता है, ऐसा रीडिंग। ओके, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर ये चीज़ नहीं कर रहे हम लोग, डायरेक्ट ही हम लोग वेट डालना चालू करें, तो क्या होगा, जो पहले से उसमें रीडिंग है वो भी उसमें ऐड होते जाएंगे, तो वो क्या हो गया, एक इंस्ट्रूमेंटल का एक फॉल्ट हो गया। ओके, मतलब हमारी गलती हो गया एक्चुअल में तो, बट वो इंस्ट्रूमेंट में ही हो गया। ओके, तो वैसे इस तरह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, इफ़ मीटर स्केल इज नॉट कैलिब्रेटेड प्रॉपरली देन ईच मेजर वैल्यू गिव सेम एरर। ओके, तो जो हमारी मीटर स्केल रहती है उसको अगर ठीक से कैलिब्रेशन नहीं किया हुआ है, मतलब जहाँ से हमने इसको मीटर स्केल को लिया हुआ है, खरीदा हुआ है, तो वहाँ पे अगर ठीक से उन्होंने अगर वैल्यूज़ नहीं दिए हुए इसमें, ओके, और कुछ मिस्टेक होगा, बीच में कोई वैल्यू गायब होगी, कुछ नहीं होगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, उधर मेजर्ड वैल्यू में एक तरह का एरर क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे। ओके, दैट मीन्स उसमें एक तरह का एरर क्रिएट हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, ये एक्चुअल में हमारी गलती नहीं है इसमें, ये मतलब मैन्युफैक्चरिंग चिप वहाँ से बन के वहाँ से क्या ये अगर एरर है इंस्ट्रूमेंटल है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट का वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से वो एरर आया है।
तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया। ओके, देयरफॉर दीज एरर्स आर कॉल्ड कांस्टेंट एरर्स। इसको हम लोग कांस्टेंट एरर भी बोले। कांस्टेंट क्यों बोलेंगे? क्योंकि एक तरह का एरर हर चीज में आएगा, हर रीडिंग में वो एरर वहां पे कंटिन्यू होते जाएगा। अगर मतलब इसमें अगर वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो आगे जो बाकी के रीडिंग आएंगे वो भी सब 3 से आगे आगे के एरर आएगा उसमें, मतलब +3 का एरर आ गया वहां पे। ओके, तो इस तरह से एरर वहां पे क्रिएट हो गए, इसलिए और वो कॉन्स्टेंटली हर एक वैल्यू में वो एरर ऐड होते जाएगा। ओके, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट एरर। ओके, क्योंकि कॉन्स्टेंटली वो ऐड होते जा रहा है। देन नेक्स्ट क्या है? सच एरर्स कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। मतलब ये एरर्स अगर हमें मिनिमाइज करने हैं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, क्या है कि हमें एक मोर एक्यूरेट ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने पड़ेंगे। ओके, उसके बाद ही ऐसे इस तरह के एरर्स हम लोग एक्चुअल में रिमूव कर पाएंगे। अगर हम लोग बहुत अच्छे अगर इंस्ट्रूमेंट्स अगर यूज़ करते हैं हमारे मेजरमेंट्स के लिए, तो हम इस तरह के एरर्स इजीली रिमूव कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी इंस्ट्रूमेंटल एरर। यहाँ पे अलग अलग टाइप के देखो इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हो, देखो स्टॉप वॉच रहता है हमारा, देखो ये, देन कुछ देन वेट का भी रहेगा यहाँ पे। ओके, सो अलग अलग है कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ किए, कुछ नहीं किए। ओके, ये स्टॉप वॉच है यहाँ पे। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं अभी सिस्टमेटिक एरर। ओके, या फिर इसको परसिस्टेंट एरर भी बोलते हैं। ओके, दोनों वर्ड है, दोनों याद रखो, सिस्टमेटिक एरर या फिर परसिस्टेंट एरर। सो दीज एरर्स आर ऑकर्स ड्यू टू डिफेक्टिव सेटिंग इन द मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। मतलब ये एक्चुअल में हमारी वजह से हो रहा है। ओके, डिफेक्टिव सेटिंग अगर हमने बना के रखा है उसमें, तो फिर क्या हो जाएगा, उसमें एरर्स आ सकते हैं। ओके, अगर हमने हमारा जो सेटिंग है वही अगर गलत हो गया, उसमें डिफेक्टिव अगर हमने सेटिंग किया हुआ है, तो फिर उसमें एरर आ सकते हैं। तो वो टाइम पे क्या बोलेंगे? सिस्टमेटिक एरर। मतलब ज़रूरी नहीं कि हमारी वजह से, अगर इंस्ट्रूमेंट में भी अगर पहले से वो डिफेक्ट किया हुआ है पहले से उन्होंने, तो उसको बोल सकते हैं हम लोग सिस्टमेटिक एरर। तो एग्जाम्पल क्या है देखो, इफ द पॉइंटर ऑफ एमीटर इज नॉट पिवोटेड एग्जैक्टली एट द जीरो ऑफ द स्केल, इट विल नॉट पॉइंट टू जीरो व्हेन नो करंट इज पासिंग थ्रू इट। मतलब इसका एग्जाम्पल देखो क्या बताया इन्होंने, जो हमारा एमीटर है, ओके, तो उसका क्या हो गया, अगर जीरो पे अगर वो नहीं दिखाया गया, ओके, पहले से, तो क्या हो गया उधर तो मतलब हमारा जो करंट नहीं आ रहा है वो टाइम पे वो कुछ अलग ही रीडिंग बता रहा है, तो आगे जाके वो हमें एरर क्रिएट करेगा। ओके, सो इफ द पॉइंटर ऑफ एमीटर इज नॉट पिवटेड एग्जैक्टली एट द जीरो ऑफ द स्केल, मतलब हमारा जो अभी एमीटर मतलब क्या रहता है, जो करंट को मेजर करता है उस इंस्ट्रूमेंट को एमीटर बोलते हैं। इस तरह से वो रहेगा। ओके, यहाँ पे रहता है वो ऐसा गोल जैसा रहता है। ओके, यहाँ पे उसका एक एरो रहेगा, वो वहाँ पे शो करता है कौन सा रीडिंग आना चाहिए। तो वो अगर जीरो पे नहीं है, जब हम करंट कोई पास नहीं कर रहे तो वो जीरो पे होना चाहिए। अगर जीरो पे नहीं है, किसी और चीज़ पे रखा है, तो एक तरह का वो एरर क्रिएट कर रहा है। तो अगर करंट पास नहीं कर रहा वो टाइम पे अगर जीरो पे नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें किसी तो एरर है। सच एरर्स कैन बी मिनिमाइज। ओके, तो इस तरह के एरर्स रहते हैं, बाई डिटेक्टिंग देयर कॉजेस द एरर्स में बी पॉजिटिव और निगेटिव। मतलब हम ये चीज़ क्यों हो रही है, इसके कॉजेस अगर हम लोग फाइंड कर ले, ओके, तो हम इस तरह के एरर्स मिनिमाइज कर सकते हैं। और ये एरर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। ओके, मतलब वैल्यू आगे भी जा सकती है और पीछे भी आ सकते हैं, कहीं पे भी हो सकता है। तो इसलिए एरर्स को पॉजिटिव भी बोल सकते हैं हम लोग, और निगेटिव भी एरर्स ऐसे हो सकते हैं। इस एरर को फाइंड करना है मैंने। तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया है कि, तो सिस्टमेटिक एरर का बताया। सिस्टमेटिक एरर देखो ये इतने पॉइंट पे ही आया हुआ है, मतलब हमारे जो मेजरिंग करते थे यहाँ पे ही आया, मतलब मोस्ट ऑफ मतलब एक ही जगह पे, मतलब वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही हमें एरर क्रिएट कर रहा है। ओके, मतलब क्या हो रहा है, इतना ही एरर हम हर इसमें आ रहा है। मतलब अगर 3 का एरर है तो वही एरर रिपीट होते जा रहा है हर जगह पे। मतलब 3, 3.5, 3.6, 4.5, 3, 3.6 ऐसा वही रिपीट हो रहा है, इसलिए एक ही पॉइंट पे आ रहा है। और रैंडम एरर देखो, कभी ज़्यादा एरर है, कभी कम है, कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा ऐसा करके, तो इसलिए तो हर जगह पे आए, इसको रैंडम एरर बोलते हैं। हम लोग आगे देखेंगे रैंडम एरर एक्चुअली में होता क्या है, वो हम लोग आगे देखेंगे। बट यहाँ पे मैं बता के रख रहा हूँ कि ये एक्चुअल में किस तरह से होता है, एक आइडिया दे के रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक्चुअल में इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर, मतलब सिस्टम का ही प्रॉब्लम हो गया पूरा। ओके, तो इस तरह से इंस्ट्रूमेंट एरर और सिस्टमेटिक एरर में थोड़ा ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। ओके, इंस्ट्रूमेंट एरर में एक्चुअल में पूरा इंस्ट्रूमेंट का ही कंट्रीब्यूशन है, पूरा एरर इंस्ट्रूमेंट का वजह हो रहा है। सिस्टमेटिक एरर में क्या होता है, कुछ हद तक हमारा भी है, थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट का भी है, पूरी तरह से नहीं है। ओके, तो इसको सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। और इसमें क्या रहता है कि कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहा है। ओके,
एरर मतलब वहाँ से। तो यही चीज़ है। अभी हम लोग एक और एरर है, थर्ड टाइप का एरर। हमने 3 एरर्स के टाइप्स थे। तो फर्स्ट एरर जो था वो था हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो सेकंड था वो था सिस्टमेटिक एरर। अभी थर्ड जो है वो क्या था हमारा, रैंडम एरर। तो वो अभी देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो, तो ये देखो, ये ऐसा भी इंस्ट्रूमेंट रहता है, इसको वर्नियर कैलिपर बोलते हैं हम लोग। अभी आगे जाके हम लोग देखेंगे उसका कि एक्चुअल में कैसे उसका एलसी वगैरह फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है रैंडम एरर्स, और इसको हम लोग और एक नाम दिया है एक्सीडेंटल एरर्स। ओके, तो ये हमारे एक्चुअल में हाथ में ही नहीं रैंडम एरर्स। तो लेकिन हम लोग को स्टडी तो करना पड़ेगा कि एरर्स आ रहे, तो एरर तो पता चलना चाहिए ना, जो हमारे भी हाथ में नहीं है एरर्स, जो हम कम नहीं कर पा रहे, उस एरर्स को कैसा है। देखो, तो फर्स्ट एरर देखो क्या है दी, तो इसमें कंडीशन देखो क्या है, दीज एरर्स आर ऑकर्स ड्यू टू सडन चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। मतलब एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है, उसमें अगर सडनली एकदम से कुछ तो चेंज आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोला जाता है कि रैंडम एरर्स है। ओके, मतलब हम लोग कुछ कर रहे हैं ऐसा, मतलब मेजरमेंट कर रहे हैं, अभी तक तो ठीक चल रहा है, ठीक है, तो पहले 4 रीडिंग ठीक हो गए और एकदम से 5th रीडिंग एकदम से ज़्यादा हो गया, तो हम लोग सोचने लगे कि एकदम से ज़्यादा हुआ कैसे, क्या गलत हो गया, मैं सब तो परफेक्टली कर रहा हूँ फिर भी कैसे गलत हो गया। तो बाद में हमको पता चलता है कि बाहर से कुछ दरवाज़ा खुल गया था, कुछ हवा आई जोर से, ऐसा है कैसे। अगर हम लोग यहाँ पे अगर पेंडुलम कंसिडर करें, पेंडुलम ऐसा है हमारा, ओके, ये हमारा पेंडुलम है, अगर ऐसा ये यहाँ पे मूव कर रहा है, ओके, यहाँ से यहाँ ऐसे मूव कर रहा है, और एकदम से क्या हो जाएगा, पहले तो आराम से ऐसा इसके रीडिंग हो रहे हैं, और एकदम से जो जोर से हवा का झोंका आया, कुछ उस पर टकरा गया, तो वो एकदम से क्या हो गया, ज़्यादा मूव करना है या फिर स्लो मूव कर रहा है, ऐसा कुछ तो हो गया। तो वहाँ पे वो एक तरह का क्या हो गया, रैंडम एरर क्रिएट हो गया, मतलब अचानक से आ गया ना, एकदम सडनली आ गया, वो सडन चेंज है, तो इसको बोला जाता है रैंडम एरर्स। ओके, अब इसका एग्जांपल हम लोग इससे करें तो देखो, रैंडम एरर्स के एग्जांपल क्या रहते हैं, चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर, चेंज इन ह्यूमिडिटी, फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज। मतलब क्या रहता है, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उसके अंदर का वोल्टेज फ्लक्चुएशन होना, करंट का भी फ्लक्चुएशन होना। मतलब फ्लक्चुएशन मतलब क्या रहता है, फास्ट ऐसा चेंज होते जाना, वैल्यूज ऐसी एकदम से ज़्यादा होना, कम होना, कम ज़्यादा ऐसे चेंज होते रहते हैं ना, उसको एक्चुअल में बोलते हैं फ्लक्चुएशन। वोल्टेज में वगैरह ऐसे अगर मेजर करते हैं तो वो टाइम पे कभी कभी आता है, ऐसा फ्लक्चुएशन वैसे क्रिएट होता है। तो एक्चुअल में ये सब मतलब रैंडम एरर की चीज़ें एक्चुअल में क्या होता है, एनवायरनमेंट की वजह से भी क्रिएट होती है। मतलब कहीं पे भी अभी हम अगर टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं और एकदम सडनली अगर टेम्परेचर का प्रॉब्लम आ गया, वहाँ पे प्रेशर का प्रॉब्लम, तो ऐसा कुछ होगा, तो वो टाइम पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसको रैंडम एरर्स बोल सकते हैं। ओके, कुछ इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो लेकिन हमारा अगर क्लाइमेट एकदम से चेंज हो गया तो वहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट पे बहुत प्रॉब्लम होता है, ह्यूमिडिटी चेंज हो जाना। ओके, उसमें भी अगर हमारा अगर क्लाइमेट में ह्यूमिड हो गया बहुत, तो भी वो प्रॉब्लम करते हैं। ओके, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया किसी एक्सपेरिमेंट के टाइम पे, तो वो भी उस पे इंस्ट्रूमेंट पे भी जो छोटे छोटे कंपोनेंट रहते हैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी, रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया, तो वो कभी कभी बहुत टेम्परेचर कम होने से या फिर बहुत ज़्यादा होने से भी वो प्रॉब्लम करते, तो ठीक से वो अपना काम नहीं कर पाते। ओके, ठीक से, तो वो क्या होता है फिर, अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे तो फिर वो एरर जनरेट करेंगे, और एरर जनरेट करेंगे तो हमें हमारे इंस्ट्रूमेंट में दिखाई देगा ना। तो यही चीज़ है यहाँ पे। ओके, ये हमने देख लिया। अभी देखो यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट है, वो क्या है, देखो, दीज एरर्स कैन नॉट बी कंट्रोल। हमने अभी बताया ना, ये सब एक्सपेरिमेंट का, ये सब हमारे एनवायरनमेंट से हो रहा है। अगर एनवायरनमेंट से हो रहा है, एनवायरनमेंट पे किसी का कंट्रोल है क्या, हमने देखा है अभी इतना बड़ा पैंडेमिक आ गया या कोरोना का, ये भी एक्चुअल में एनवायरनमेंट थ्रू ही हमें, मतलब एक्चुअल में एनिमल्स थ्रू या फिर ह्यूमंस के इससे हुआ है, बट क्या हो गया, ये एनवायरनमेंट में ही तो फैल गया पूरा, तो कुछ हम तो कुछ कर नहीं सकते इसमें, हमारा कुछ नहीं, बस हम ट्राई कर सकते हैं उसको मिनिमाइज़ करने का। तो अभी क्या कर रही है गवर्नमेंट, उसको मिनिमाइज़ करने का जो ट्राई कर रही है। ओके ना, वो धीरे धीरे मिनिमाइज़ करते करते उसको ख़त्म करने का ट्राई कर रही है। ओके, तो ये चीज़ रहता है। तो दीज एरर्स कैन नॉट बी कंट्रोल, तो हम इसको तुरंत पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते, बट धीरे धीरे करके हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से वो एरर्स का काम कर रहे हैं। देन नेक्स्ट क्या है, रैंडम एरर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सीडेंटल एरर्स। एक्सीडेंटल एरर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि सडनली आ गया एकदम से एक्सपेरिमेंट में। ओके, एक्सीडेंटली आ गया है। ओके, हम लोग इस पर हमने कुछ मतलब आइडिया नहीं था हमको कि ऐसा हो भी सकता है, लेकिन हो जाता है वो एक्चुअली, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटल चीज़। ओके, तो वही चीज़ है।
तो रैंडम एरर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सीडेंटल एरर्स. सच एरर्स कैनॉट बी एलिमिनेटेड बट दे कैन बी मिनिमाइज. मतलब ऐसे एरर्स है ना, वो एक्चुअल में हम लोग एलिमिनेट तो नहीं कर सकते बट उसको मिनिमाइज कर सकते हैं. ओके, तो यही चीज़ है. देन अभी नेक्स्ट देखते हैं. ओके, इसको हमें ये ऐसा है कि इसमें हमें कैनॉट बी एलिमिनेटेड बताए. ओके, इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हम लोग और इसको मिनिमाइज करने का ट्राई कर सकते हैं. देन हाउ टू मिनिमाइज द एरर्स इन मेजरमेंट. तो अभी इतने 3 एरर्स के टाइप्स देख लिए, तो अभी इसको मिनिमाइज करने का भी टाइप देखेंगे ना कि मिनिमाइज कैसे किया जाता है. तो मिनिमाइज करने के कुछ मेथड्स बताए उन्होंने, तो वो पूरी तरह से तो नहीं यूज़ होता है उसका. ओके, लेकिन कुछ हद तक उसमें हेल्प भी मिलती है. ओके, वो यूज़फुल है, कुछ हद तक यूज़फुल भी है. देखो क्या बताया, द इफेक्ट ऑफ एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय. तो कैसे कैसे देखो 3 मेथड बताए गए. तो फर्स्ट देखो क्या है, टेकिंग लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड. मतलब जो है क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मतलब क्या रहता है, वैल्यू, जो क्वांटिटी की वैल्यू है. मतलब हम बोलते हैं ना 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम. तो ये जो 1, 2, 3 जो नंबर्स है ना, वो एक्चुअल में क्या रहता है, उसका मैग्नीट्यूड रहता है. तो इन्होंने क्या बताया कि लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी, मतलब बड़ी बड़ी मैग्नीट्यूड की जो अगर क्वांटिटी लेते हो तो उसमें एरर्स कम आते हैं. मतलब अगर आप 1 किलो का अगर शुगर ले रहे हो और उसको अगर मिक्स कर रहे हो किसी इसमें वाटर में, और तो 1 किलो पहले मेज़र करना पड़ेगा. तो 1 किलो मेज़र करना ईजी हो जाता है. बट अगर आपको मेज़र करना है 10 ग्राम, और 10 ग्राम मेज़र करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. अभी आजकल तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आए तो और ईजी हो रहा है, लेकिन जो पहले जो थे मैनुअल, अगर हम लोग करते थे मैन्युअली, लेकिन तो भी अगर कंसिडर करो चलो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट भी है आपके पास, उसमें आपको 10 ग्राम करना है, तो आपको क्या यहाँ पे मेज़र होगा 0.010 ऐसा आएगा. उसमें किलोग्राम के फॉर्म में ही रहता है वो. ओके, तो ये आएगा आपका वहाँ पे रीडिंग. और अगर 1 kg आपको करना है, 1 kg के लिए वहाँ पे रीडिंग क्या रहेगा, 1.000. ओके, तो ये 1 kg यहाँ पे आपको रीडिंग लाने में इतना टाइम नहीं जाता. ओके, बट ये जो छोटा है ना 0.010, इसमें टाइम जाता है ज़्यादा. ओके, तो ये चीज़ है 1 kg, और इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होता. तो इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेकिंग लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, ऐसा हमने इसमें बताया. तो अभी इसको पहले निकाल देता हूँ. ओके, देन नेक्स्ट क्या है, अभी सेकेंड जो पॉइंट है, अगर ये फर्स्ट हो गया, देखो सेकेंड क्या है, टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स एंड फाइंड इट्स मीन वैल्यू. ओके, तो अभी क्या बताया, ये सेकेंड जो पॉइंट है उसमें क्या कर रहे हैं वो लोग, बहुत सारी रीडिंग निकालेंगे. मतलब ये सबसे यूजफुल मेथड है. मोस्टली हमारे जो कॉलेजेस में वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं कैलकुलेटेड मेथड, तो वो इसमें यही मेथड यूज़ किया जाता है. मतलब क्या करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके हम लोग रीडिंग कितने लेते हैं, उसके रीडिंग मिनिमम 5 या फिर 10 रीडिंग या 15, 20 ऐसे हम लोग ज़्यादा रीडिंग लेते हैं. क्योंकि अगर ज़्यादा रीडिंग लेंगे तो फिर क्या करेगा, अगर ज़्यादा लेंगे रीडिंग, तो ये देखो यहाँ पे अगर फर्स्ट रीडिंग है, ये हो गया 1, 2, 3 ऐसा पूरा, और उसका देन हम लोग मीन निकालेंगे. मीन निकालने से क्या मिल जाता है हमें, एक्चुअल में उसकी वैल्यू मिल जाएगी, सबसे क्लोज वैल्यू उसकी हमें मीन से मिल जाती है. इसलिए हम लोग क्या, टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स एंड फाइंड इट्स मीन वैल्यू. ओके, तो मीन का फॉर्मूला क्या है पता है ना, मीन का फॉर्मूला देखो क्या है, समेशन ऑफ ऑल दी मेजर्ड वैल्यूज. ओके, तो यहाँ पे मैं समेशन लिखता हूँ, NI से डिवाइड करता हूँ. ओके, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स. ओके, मतलब जितने भी रीडिंग्स है उसका पहले हमें क्या करना है, एडिशन करना है, और देन उसको हमें जो टोटल रीडिंग्स है, मतलब कितने रीडिंग्स है हमारे टोटल, ओके, उसको उससे डिवाइड करना है. तो हमें क्या बचेगा, मीन वैल्यू मिल जाएगी. ओके, और मीन वैल्यू मतलब एकदम बहुत एक्यूरेट रहती है मीन वैल्यू, ऐसे देखा जाए तो, क्योंकि ट्रू वैल्यू के पास में रहेगी मीन मोस्टली. देन नेक्स्ट क्या है, यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट हुज लेस्ट काउंट इज स्मॉल. ओके, मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट ढूंढो कि जिसका लेस्ट काउंट कम है. तो लेस्ट काउंट एक्चुअल में एक चीज़ क्या रहती है, अगर हम लोग स्केल कंसिडर करें, ओके, जो हमारा बड़ा सा रूलर रहता है, जो को ऐसा स्केल रहता है बड़ा सा, तो उसका सबसे छोटा पार्ट क्या रहता है, 1 सेंटीमीटर. जो 15 सेंटीमीटर का अगर रूलर है हमारा ये, ओके, 15 सेंटीमीटर, तो क्या रहता है देखो, ये ऐसे ऐसे सब उसमें लाइन्स रहते हैं 1 सेंटीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर के अंदर भी 10 लाइन्स रहते हैं. ओके, वो 10 लाइन्स में से एक लाइन की वैल्यू क्या रहती है, 0.1 मिलीमीटर रहती है. तो ये जो 0.1 आया है ना इसमें, ओके,
0.1 सेंटीमीटर रहती है। ओके 10 लाइन है, अगर 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर का अगर 10 लाइन है, ओके 1 सेंटीमीटर आ गया, उसके अंदर 10 लाइन है, ओके तो 1/10 करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें एक लाइन की वैल्यू मिल जाएगी, उस 10 लाइन में से एक लाइन की वैल्यू क्या रहेगी, तो 0.1 सेंटीमीटर रहेगी। तो ये जो 0.1 सेंटीमीटर आ रहा है, 0.1 सेंटीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर रहता है, तो वो एक्चुअल में क्या है, उस रूलर का लेस्ट काउंट हो गया। लेस्ट काउंट मतलब सबसे छोटी वैल्यू है ना, उसको लेस्ट काउंट बोलते हैं, ओके। तो आगे एक इंस्ट्रूमेंट का दिखाऊंगा मैं लेस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं, तो इसको लेस्ट काउंट बोलते हैं। तो लेस्ट काउंट का देखो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, द लेस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विथ इट। ओके तो हम लोग रूलर देखे हैं ना, तो उसमें देखो एक सबसे छोटी जो लाइन रहती है वो उसकी वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर, और वो उसकी सबसे लेस वैल्यू है। ओके तो इसलिए क्या बोलते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का अगर सबसे छोटा वैल्यू है कि वो फाइंड कर सकते हैं। द लेस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विथ इट। ओके मतलब उससे सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कितना ले सकते हैं, उसको लेस्ट काउंट बोला जाता है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी देखो क्या है, ये हो गया। देन अभी देखते हैं लेस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का। तो वर्नियर कैलिपर अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, तो अभी आपने तो शायद ही देखा नहीं देखा होगा, लेकिन ये आगे जाके आपको हम देखेंगे इसको, ओके लैब्स में वगैरह आपको वर्नियर कैलिपर देखने मिलेगा। ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहता है, तो इसका लेस्ट काउंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो क्या रहता है, कैपेबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर मिनिमम डिस्टेंस एक्यूरेटली, ये एक्चुअल में लेस्ट काउंट का डेफिनेशन मतलब ये रहता है। देन डिफिनेशन टाइप ही है, इट रिप्रेजेंट द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। लेस्ट काउंट है वो हमें रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका एक्यूरेसी बताता है। देन डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ए मेन स्केल डिवीजन एंड ऑक्सिलरी स्केल डिवीजन, इसको ऑक्सिलरी स्केल बोलते हैं या फिर वर्नियर स्केल बोलते हैं। ओके तो मेन स्केल एक्चुअल में क्या रहता है, देखो ये देखो यहाँ पे दो तरह के लाइन्स है। देखो ये ऊपर के साइड भी एक इसमें स्केल बनाया हुआ है, ये जो नीचे के साइड है ना, ये एक्चुअल में एक्सटेंड किया जाता है, जो अंदर के साइड है वो भी एक है। तो ये अंदर के साइड वाला है ना, इसको एक्चुअल में बोलते हैं मेन वाला। तो ये हमारा क्या है एक्चुअल में, मेन स्केल रीडिंग है। मेन, मैं यहाँ पे मेन लिख देता हूँ, ठीक है ना, समझ जाना। ओके ये मेन स्केल रीडिंग हो गया। और ये जो है ना, ये एक्चुअल में क्या रहता है, वर्नियर स्केल रीडिंग या फिर ऑक्सिलरी स्केल बोलते हैं। यहाँ पे वर्नियर लिखता हूँ, ओके वर्नियर स्केल। तो क्या है, मेन स्केल और ये वर्नियर स्केल है, तो रीडिंग इससे लेना पड़ता है। ओके और अभी इसमें तो कितना लाइन से ज़्यादा दिखा है, तो किसी किसी इंस्ट्रूमेंट का कम भी रहता है, ऐसे कुछ नहीं, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फॉर्मूला वही रहता है। लेस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर इंस्ट्रूमेंट देखो क्या है, इसका फॉर्मूला देखो क्या है, वैल्यू ऑफ मिनिमम डिवीजन ऑन मेन स्केल। मतलब ये जो मेन स्केल है ना, उसका सबसे मिनिमम डिवीजन कितना है वो पहला, ओके एंड नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, इस ये इंस्ट्रूमेंट पे कितने डिवीजन है, टोटल कितने डिवीजन है, वो दोनों का अगर हम लोग ये करें, ओके ये जो कैलकुलेशन है ये अगर हम लोग करें, तो हम लोग को वैल्यू मोस्टली वर्नियर कैलिपर का वैल्यू कुछ ऐसा रहता है, लिस्ट काउंट का वैल्यू 0.01 सेंटीमीटर। ओके ये एक्चुअल में वर्नियर कैलिपर का वैल्यू है, लेस्ट काउंट का वैल्यू है, ओके 0.01 सेंटीमीटर। देन इससे ज़्यादा भी और क्या क्या रहते हैं, हमारे रूलर का जो रहता है वो 0.1 सेंटीमीटर है, इसका 0.01 सेंटीमीटर है। और अगर हम लोग ये भी देखेंगे, कौन सा ना, जो माइक्रोमीटर स्क्यू गेज करके एक रहता है, इंस्ट्रूमेंट है छोटा सा, वो हम लोग अगर हमारे लैब प्रैक्टिकल्स रहेंगे वो टाइम पे हम लोग देख सकते हैं उसको। तो उसमें क्या रहता है, 0.001 सेंटीमीटर ऐसे रहता है, मतलब सबसे कम उसका ही है। ओके तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, मतलब लैब में जो यूज़ करते हैं वो सब इंस्ट्रूमेंट में उसका है। ओके ऐसे तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिसका इससे भी कम भी रहता है कुछ कुछ का। क्वेश्चन बैंक देखते हैं क्या को, द डायमेंशंस ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट इज। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला देखो क्या है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला ऐड किया हुआ है, टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस। ओके मतलब कितने डिस्टेंस पे कितना टेम्परेचर है, पर यूनिट डिस्टेंस कितना टेम्परेचर हमें मिल रहा है, तो उसको टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। ओके तो उस देखो तो इसका एक्चुअल में बनेगा कैसा, देखो टेम्परेचर ग्रेडियंट के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटी देखो टेम्परेचर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो है के ये क्वांटिटी हमारे टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं, और डिस्टेंस के लिए है हमारा एल, तो k/l हो जाएगा यहाँ पे। ओके तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे, k/l बन जाएगा। तो k/l मतलब l को ऊपर ले लेंगे क्या होगा,
-1 में आ जाएगा, तो k और l -1, तो वो कौन सा वैल्यू है देखो यहाँ पे एक्यूरेट, यही वैल्यू है। ओके, तो इस तरह से ये बन गया। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। एक्चुअल में इसका कैसा है, k/l, k/l, ऐसा याद रखो। तो नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे k/l ऐसा है। देन अभी नेक्स्ट क्या है, द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, तो ये सब ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। ओके, लास्ट लेक्चर में, लास्ट वाला वीडियो एक आध बार वापस प्ले करके देख लेना, लास्ट में उसमें आपको ये सब क्वांटिटीज मिल जाएंगी। मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ पे मैंने फाइंड किया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशन था वो, और एरिया का डायमेंशन है वो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिलेगा। तो एरिया का डायमेंशन तो आपको मालूम है, L² रहता है उसका डायमेंशन, और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायमेंशन M1 L0 था, और T-2 था, और I-1 था, तो L2 था। तो इससे अगर कर देंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स का। और चार्ज का अगर देखें तो चार्ज का क्या रहता है, देखो करंट इनटू टाइम। तो करंट का क्या रहता था, I रहता था, टाइम का T रहता था। ओके, बाकी दोनों भी क्वांटिटी जो L और M है वो 0 लिख देने का। ओके, ये एक्चुअली में चार्ज का फ़ायदा है कि इसमें खाली I और D लिखने का और बाकी तो 0 लिख देने का। तो इसमें वैसी वैल्यू फिर एक ही मिल रही है, देखो यहाँ पे M0 L0 T⁻1 I⁻1। ओके, हो गया। देन नेक्स्ट देखते द डायमेंशन ऑफ वर्क इज, तो वर्क का देखो एक्चुअल में क्या था, हमें वर्क जो था वो उसका फॉर्मूला देखो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का हमारा फॉर्मूला क्या था, M1 L1 T⁻−1, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। ओके, फोर्स का। तो वो एक्चुअल में फिर हम उसके साथ डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया, तो डिस्प्लेसमेंट का जो था वो L था, तो क्या हो गया M1 L2 T⁻−2, ऐसा हो गया। ओके, तो M1 L1 T⁻−2 ऐसा हमारा किसका था, फोर्स का था। देन उसके साथ तो डिस्प्लेसमेंट का L भी आ गया, तो हमें ये आंसर मिल गया। ओके, ये एक्चुअल में आंसर है हमारे डायमेंशन ऑफ वर्क का डायमेंशन है। देन ऐसा यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी इज, तो डेंसिटी का ऐसा यूनिट तो क्या था, देखो मास अपन वॉल्यूम है, उसका फॉर्मूला देखो यहाँ पे डेंसिटी का, मास अपन वॉल्यूम है। तो मास हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, किलोग्राम से मेज़र करते हैं। ओके, और वॉल्यूम हम लोग क्या मीटर क्यूब से मेज़र करते हैं, तो किलोग्राम डिवाइड बाय मीटर क्यूब, ऐसा ऑप्शन कौन सा मिलेगा आपको, एक ही ऑप्शन है। तो हम लोग डायरेक्ट भी इससे फाइंड कर सकते हैं, ऐसा ट्रिक लगा के देखो, क्योंकि किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब ऐसी वैल्यू तो सिर्फ एक ही है, तो यही आंसर आना है, बाकी तो आ नहीं सकते। और अगर इसका डायमेंशन भी देखें तो उससे भी मेज़र कर सकते हैं, लेकिन दोनों चेक करो, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, कभी कभी किलोग्राम पर मीटर क्यूब के दोनों भी ऑप्शन हो गए, लेकिन फिर डायमेंशन हमें देखना पड़ेगा, डायमेंशन किसका मैच कर रहा है। तो क्या डायमेंशन भी, अगर किलोग्राम मीटर क्यूब हमें यूनिट मालूम है तो उससे हम लोग डायमेंशन लिख सकते हैं। मास उसका 1 होना चाहिए, मीटर क्यूब है इसका मतलब L जो है वो उसका -3 होना चाहिए। ओके, तो वो यही ऑप्शन है। देन नेक्स्ट क्या है, द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इज, तो रेजिस्टेंस का यहाँ पे फॉर्मूला देखो, वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज का जो था वो देखो, करंट का जो था वो देखो, और उससे आपको आंसर मिल जाएगा। देखो ये एक्चुअल में आंसर है B, M1 L2 T⁻−3 I⁻−2। ओके, ये सब लास्ट लेक्चर में आपने देखा हुआ है, ठीक है, डायमेंशंस। ये यहाँ पे मैंने सिर्फ क्वेश्चन बैक देने के लिए एक बार हमने रिवाइज करने के लिए यहाँ पे लिया हुआ है। ओके, वो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हो, उसमें आपको दिख जाएंगे ये सब क्वांटिटीज़। सिर्फ टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं था तो वो अभी मैंने देखा दिया इसलिए। अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो क्या है इसमें, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू इज नोन एज, अगर हम देखेंगे कि हमारी ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का क्या आता है, हमने अभी तो इसकी डेफिनेशन देखी थी, तो ये क्या था, इसको बोला जाता है एरर। ओके, तो आज के लेक्चर का ये क्वेश्चन था, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू इज नोन एज एरर। तो नेक्स्ट क्या है, डैश कैन नॉट बी इलिमिनेटेड बट दे कैन बी मिनिमाइज। तो हमने ये स्टेटमेंट 2 3 4 बार ऐसे बहुत बार देखा ना, हमारे जितने भी टाइप्स देखे हमने एरर्स के, हर एक टाइप में हमने ये चीज, इस स्टेटमेंट को हमने मोस्टली देखा ही कि एरर्स कैन नॉट बी इलिमिनेटेड बट दे कैन बी मिनिमाइज। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे, एरर्स, बिकॉज
एरर्स को हमें पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, उसको पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते, रिमूव करना पूरा इम्पॉसिबल है, मतलब ऐसे देखा जाए तो बहुत टफ रहता है। तो बट उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। इसलिए हम लोग बोला एरर्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट दे कैन बी मिनिमाइज्ड। देन नेक्स्ट क्या है, फॉर लेस एरर मेजरमेंट इज, अगर हमें एरर कम चाहिए तो हमारी मेजरमेंट क्या होनी चाहिए, मेजरमेंट कैसे होनी चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए कि बहुत कम एक्यूरेट होना चाहिए कि कांस्टेंट होना चाहिए उसको। तो कांस्टेंट अगर एक्यूरेट है तो हमारा एरर क्रिएट हो जाएगा। तो वो कौन सा था हमारा, हमने बताया था ना, इंस्ट्रूमेंटल एरर रहता है तो उसको कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट एक्यूरेट। तो कांस्टेंट एरर जैसा रहता है, तो हमें कांस्टेंट तो नहीं चाहिए, हमें लेस एक्यूरेट रहेगा तो भी कुछ मतलब नहीं रहेगा उसका, बट मोर एक्यूरेट रहेगा ना तो उसका हमको यूज़ है। तो तभी हम लोग बोल सकते हैं कि एरर बहुत कम है। सो फॉर लेस एरर मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट। ओके, अगर एरर हमें कम चाहिए तो हमारी जो मेजरमेंट है वो बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए। ओके, तो ये चीज़ देगा। देन नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। तो मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ज़्यादा एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी का एक चीज़ याद रखो हमेशा, एक्यूरेसी ज़्यादा किसकी रहेगी, जिसका एलसी बहुत कम रहेगा। ओके, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो बहुत एक्यूरेट है। ओके, एलसी ज़्यादा रहेगा तो बोलेंगे कि इतना ज़्यादा वो एक्यूरेसी नहीं दे रहा है, बट एलसी बहुत कम रहेगा ना, इसका मतलब क्या हो जाता है, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, वो रीडिंग भी ज़्यादा डेसिमल्स में देगा। ओके, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे, देखो हमारा जो मीटर स्केल है उसका एलसी है 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर का एलसी है 0.01 सेंटीमीटर, और इसका देखो स्क्रू गेज का एलसी कितना है 0.001 सेंटीमीटर। कंपेयर टू ऑल माइक्रोमीटर हैज़ लेस एलसी। ओके, जितना कम एलसी है इसका मतलब क्या होगा, उसमें एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा है, मतलब वो छोटे से छोटा एरर भी पकड़ लेगा वो तुरंत। ओके, और अगर हमारा एरर अगर ना 0.005 का अगर एरर है, ओके, तो ये हमारा मीटर स्केल भी पकड़ नहीं सकता है और ये भी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि इसकी रेंज उतनी है ही नहीं, ये खाली ये 2 डिजिट तक ही जाते हैं कि आगे का डिजिट वो लेगे ही नहीं। तो ये चीज़ है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सबसे कम जिसका एलसी है उसको वो क्या रहता है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट रहेगा। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे सबसे एक्यूरेट जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक्चुअल में हमारा कौन सा रहेगा, तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज रहेगा। ओके, हमारे वर्नियर कैलिपर भी इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, मतलब माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, नहीं तो बाकी वो भी एक्यूरेट है। देन मीटर स्केल सबसे कम एक्यूरेसी दिखाता है इन दोनों के कंपैरिजन में, ऐसे देखा जाए तो। ओके, तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज़ द मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। ओके, वो हो गया, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आएगा। तो नेक्स्ट क्या है, द एरर्स ऑकर्स ड्यू टू यूज ऑफ फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। तो अगर कोई भी एरर्स है, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो एरर्स जो अगर क्रिएट हो रहे हैं तो उनको क्या बोला जाता है। ओके, तो हमने फर्स्ट ही देखा था, उनको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ओके, देन सेकंड क्या है, द एरर्स ऑकर्स ड्यू टू डिफेक्टिव सेटिंग इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। जो हमारी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें अगर डिफेक्टिव सेटिंग है, उससे जो एरर क्रिएट होते हैं वो सब एरर्स को क्या बोला जाता है, हमने देखा था। वो सब एरर्स को अगर डिफेक्टिव सेटिंग हमारे वजह से हुआ है उसमें, या फिर पहले से ही है उसमें टीवी, तो उससे जो एरर क्रिएट होते हैं उसको बोला जाता है सिस्टमेटिक एरर, या फिर और एक नेम क्या है उसका, परसिस्टेंट एरर। ओके, दोनों भी नेम है उसके, दोनों भी याद रखो। ठीक है, हम इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है आपको, ऑब्जेक्टिव्स में ऑप्शन में कुछ जो होगा वो आपको उससे फाइंड करना पड़ेगा। देन इससे और एक क्वेश्चन बनता है जो एक्चुअली मैंने इंक्लूड नहीं किया, द एरर्स ऑकर्स ड्यू टू, जो हमने बताया था ना कि जो एनवायरमेंटली आ जाता है, ओके, रैंडमली जो क्रिएट हो जाता है कोई भी एरर। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, रैंडम एरर्स बोलते हैं। उसका डेफिनेशन क्या था रैंडम एरर्स का, एक बार देख लो। द एरर ऑकर्स ड्यू टू सडन चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि द एरर्स ऑकर्स ड्यू टू सडनली ड्यू टू द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, सडन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। तो वो सब एरर्स को क्या बोला जाता है, रैंडम एरर्स, कि जो एक्चुअल में अचानक से आ जाते हैं, वो ऐसे एरर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एरर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द एरर्स वी हैव डिस्कस हियर। सो
आई होप सब क्लियर हो चुका होगा. आई होप you have cleared all these things. If you have any doubt, you can ask me. So, thank you very much.